ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज की क्लास में अपन कवर करेंगे BNSS इन वन क्लास। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं BNSS के साथ। तो बिफोर स्टार्टिंग BNSS अपन इसका बेसिक समझते हैं। जो BNSS है वो रिपील करके आई है CRPC को। BNSS से पहले था CRPC 1973, तो उसको रिपील किया है BNSS ने। अब रिपील क्या होता है? रिपील का मतलब होता है किसी भी पुराने एग्जिस्टिंग लॉ को हटा के उसकी जगह पे कोई न्यू लॉ को लाना। तो 2023 जो BNSS है वो 25 दिसंबर 2023 को BNSS को एसेंट मिली थी प्रेसिडेंट साहब से। अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ को लॉ बनने के लिए प्रेसिडेंट की एसेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये फोर्स में कब से आया था? 1 जुलाई 2024। मतलब सपोज ये डेट है 1 जुलाई 2024। इससे पहले के जो भी केसेस होंगे वो डील होंगे CRPC के थ्रू, एंड इसके बाद जो भी केसेस होंगे वो डील होंगे BNSS के थ्रू। अब BNSS क्या है? BNSS एक टाइप का प्रोसीजरल लॉ है। अब प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? प्रोसीजरल लॉ वो लॉ होता है जो कि किसी भी राइट्स एंड लायबिलिटी को इन्फोर्स करने में हेल्प करता है। क्योंकि दो टाइप्स के लॉज होते हैं, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ जो कि ये बताता है कि किसी पार्टी की क्या राइट है और दूसरी पार्टी की क्या लायबिलिटी है। इसमें हो गया BNS जो कि ये भारतीय न्याय संहिता, जो कि ये बताता है कि कौन सी चीज़ ऑफेंस कहलाएगी और उसका प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट क्या होगा, ये बताता है सब्सटेंटिव लॉ। अब इस चीज़ को आप कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स कैसे कराओगे वो बताता है प्रोसीजरल लॉ। तो BNSS सपोर्ट करता है BNS को इन्फोर्स करने में। तो प्रोसीजरल लॉ हमेशा सपोर्ट करता है सब्सटेंटिव लॉ को, क्योंकि जो भी प्रोसीजरल लॉ में लिखा है अगर अपन उसको इन्फोर्स ही नहीं करा पाएंगे तो सब्सटेंटिव लॉ में लिखा है अगर अपन उसको इन्फोर्स ही नहीं करा पाएंगे तो इट विल बी ऑफ नो यूज़। तो जो प्रोसीजरल लॉ है वो हेल्प करता है सब्सटेंटिव लॉ को इन्फोर्स करने में। तो अपन बेसिक समझ गए। तो टोटल सेक्शंस जो कि BNSS में हैं वो हैं 531 सेक्शंस हैं, और ये फोर्स में आया था 1 जुलाई 2024 को। और अब जो भी केसेस डील होते हैं वो BNSS के थ्रू डील होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं बेरेक पे, क्योंकि ये क्लास में क्या है अपन को प्री के ऑब्जेक्टिव से इसे कवर करना है, तो क्लास थोड़ी फास्ट रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो BNSS है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो एक्ट नंबर 46 है ऑफ 2023। मतलब 2023 में ये 46 नंबर का एक्ट था, क्योंकि उस साल में एक्ट नंबर 1 भी पास हुआ होगा, 2 भी होगा, तो ये 46 नंबर का था। अब ये 25 दिसंबर है इसकी इनेक्टमेंट डेट। इनेक्टमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन प्रेसिडेंट ने इस एक्ट को एसेंट दी है। अभी क्या बोलता है? एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। अभी एक्ट है वो कंसोलिडेट करता है प्रोसीजर को, क्रिमिनल प्रोसीजर को, कैसे क्रिमिनल प्रोसीजर को रेगुलेट किया जाएगा, तो वो ये एक्ट बताता है। अब ये इन्फोर्समेंट में कब आया? ये इन्फोर्समेंट में आया है 1 जुलाई 2024 को। ये अपन को क्लियर रखना है दिमाग में कि इन्फोर्समेंट में आया है 1 जुलाई 2024 को। ठीक है। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट सेक्शन 1, द एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। मतलब इस एक्ट को बुलाया जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जो प्रोविजंस हैं संहिता के वो कहाँ पे अप्लाई करेंगे और कहाँ पे नहीं करेंगे, ये
ये सबसेक्शन 2 बताता है, ये बोल रहा है कि प्रोविजन ऑफ द संहिता अदर देन दोज रिलेटिंग टू चैप्टर 9, 11 एंड 12 देयर ऑफ शैल नॉट अप्लाई। मतलब कोई प्रोविजंस, इन प्रोविजंस को छोड़ के वो अप्लाई नहीं करेंगे स्टेट ऑफ नागालैंड में और ट्राइबल एरियाज़ में। ये CRPC में भी था कि ट्राइबल एरियाज़ में अप्लाई नहीं करेंगे। अब इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बताएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में कौन सी डेट बताइए? 1 जुलाई 2024। 2(1)A में अपन को दे रखा है, 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में दे रखा है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब इसे रीड करने पे समझेंगे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या बोलता है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब होता है कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जिसके थ्रू आप दूसरी पार्टी को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हो। लाइक मैं अभी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ये भी एक ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का एग्जांपल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के अंडर में आएगा। अब जैसे इसमें क्या बोल रखा है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस आएगा जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज हो रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर ऑफ एविडेंसेस, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड सच अदर पर्पसेस बाय सच अदर मीन्स एज अ स्टेट गवर्नमेंट रूल्स प्रोवाइड। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में हर एक वो डिवाइस आएगा। अब आपको पता है कि BNSS में ये बोल दिया गया है कि कोई भी पर्सन जो क्राइम सीन पे जाता है, मान लो ये क्राइम सीन है, यहाँ पे एक डेड बॉडी है किसी की। अब जो पुलिस ऑफिसर है उसने अपने फ़ोन से इसकी फ़ोटो ले ली, तो ये भी क्या है? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आएगा। तो अब अपन को भी पता है कि 2023 में कोई लॉ को इनेक्ट किया गया है, तो उसका रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को बढ़ाना, तो इसलिए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में ये सब चीज़ें भी आएंगी। अब बेल क्या होता है? बेल एक टेम्परेरी रिलीज़ होता है किसी पर्सन का फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस। मतलब कस्टडी से जो रिलीज़ होता है वो बेल के थ्रू होता है। अब सपोज़ किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो वो फ्रीली मूव कर सकता है अगर वो बेल फर्निश कर देता है। तो फ्रीली मूव कैसे कर सकता है? मान लो पुलिस की कस्टडी में नहीं होगा, वो किसी सेकंड पर्सन की कस्टडी में होगा, जो कि ये गारंटी लेता है कि मैं वादा करता हूँ कि जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी कोर्ट में तो मैं इसको पेश कराऊँगा। तो इस पर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं। जब बेल ग्रांट की जाती है तो उस पर्सन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए जाते हैं। तो बेल का बेसिक काम होता है कि कस्टडी से रिलीज़ करना उस पर्सन को जब तक ट्रायल चल रहा है। बेल मीन्स अ रिलीज ऑफ द अक्यूज्ड of or suspected of commission of an offence from the custody of law upon certain condition imposed by an officer or court on execution of such person on bond or bail bond। अब होता क्या है? बेल कब मिलती है? बॉन्ड या बेल बॉन्ड फर्निश करने पे। आपसे बॉन्ड क्या होता है? जिसमें आपने कोई अमाउंट पे कर दिया और वो अमाउंट फोरफिट हो जाएगा अगर आपने उसको माना नहीं तो। बेल बॉन्ड ये होता है कि आप एक श्योरिटी लाते हो जो कि ये प्रॉमिस करता है कि इस डेट पे जब भी कोर्ट को इसकी रिक्वायरमेंट होगी ये आएगा, तो होता है बेल बॉन्ड। तो आपको ये दोनों चीज़ें कंप्लाई करनी पड़ती हैं फॉर द पर्पस ऑफ बेल। अब बेल भी 2 टाइप के ऑफेंसेस में मिलती है। एक होता है बेलेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। नॉन बेलेबल ऑफेंस, अब जो बेलेबल ऑफेंस है उसमें बेल जो मिलती है मैटर ऑफ राइट पे मिलती है कि आपका अधिकार है बेल लेने का, क्योंकि ज़्यादा हीनियस नेचर का नहीं होता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं मिलती है बेल, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि आपको बेल दी जाए या नहीं दी जाए। तो ये 2 टाइप के वो होते हैं बेलेबल की क्लासिफिकेशंस में, 2 टाइप के बेलेबल ऑफेंस होते हैं। तो बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच हैज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। डी में बेल बॉन्ड दे रखा है। बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। बेल बॉन्ड में श्योरिटी की जरूरत होती है। बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। मतलब इसमें श्योरिटी की जरूरत नहीं होती, आप अंडरटेकिंग लेते हो कि मैं इस डेट पे यहाँ पे प्रेजेंट रहूँगा, जब भी कोर्ट मुझे बुलाएगा या पुलिस ऑफिसर मुझे बुलाएगा तो मैं उनके ऑर्डर्स के साथ कंप्लाई करूँगा, ये बॉन्ड में मेंशन होता है।
चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन, ये एफ में बता रखा है। अब बेसिकली चार्ज क्या होता है, चार्ज फ्रेम करते हैं मैजिस्ट्रेट साहब। अब किसी पर्सन को ये बताना कि उसने कौन कौन से ऑफेंस कमिट किए हैं, तो उसके लिए चार्ज फ्रेम किया जाता है कि सामने वाली पर्सन को जिसने ऑफेंस कमिट किया उसे ये पता चल सके कि उसने कौन कौन से ऑफेंस कमिट किए हैं। लाइक चार्ज में ये मेंशन रहता है कि सपोज़ किसी पर्सन ने मर्डर किया है बीएनएस के अकॉर्डिंग, तो मेंशन किया जाएगा 101 में इसने मर्डर किया, तो दिस इज़ द चार्ज, जिससे उस पर्सन को ये पता चल रहा है कि मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है। तो चार्ज का बेसिक पर्पस ये होता है कि सामने वाले पर्सन को जो कि अक्यूज्ड है उसे ये पता चले कि उसने कौन कौन से ऑफेंस कमिट किए हैं और कौन सा ट्रायल किस ऑफेंस के लिए उस पर चलाया जाएगा। तो ये चार्ज का काम होता है। अब आता है जी में कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं। सीरियस नेचर है कैसे, दो टाइप के ऑफेंस होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस आर द टाइप ऑफ ऑफेंसेस जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस नेचर के होते हैं एंड इनमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। इसमें पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट के पास जाने की जरूरत नहीं है और वारंट लेने की जरूरत नहीं है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। ऑन द अदर हैंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो कि ज़्यादा सीरियस नेचर के नहीं होते हैं। उसमें जो पुलिस ऑफिसर है उसको मजिस्ट्रेट साहब से वारंट लेना पड़ता है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, और अपोजिट में कॉग्निजेबल ऑफेंस में एज सच उन्हें वो लेने की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, वारंट लेने की जरूरत नहीं है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच a cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule on the any other law for the time being, force arrest without warrant। cognizable offense में विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। अब होता क्या है, कंप्लेंट आती है। कंप्लेंट क्या होता है, बेसिकली किसी भी क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है FIR का, जो कि हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही नोट डाउन की जाती है। FIR में क्या होता है, कोई भी पर्सन जिसके साथ कोई ऑफेंस कमिट हुआ है यानी कि विक्टिम, या जिसको कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है कि ऑफेंस कमिट हुआ है, वो क्या करता है, वो जाता है पुलिस ऑफिसर के पास, और पुलिस ऑफिसर अगर उसे लगता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसकी FIR रिपोर्ट करता है। FIR मीन्स फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब वो रिपोर्ट जो फर्स्ट इन टाइम किसी पुलिस ऑफिसर के पास आई है। अब अगर पुलिस ऑफिसर मना कर देता है FIR नोट करने के लिए, तो जो पर्सन है वो SP के पास जा सकता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकता है कि पुलिस ऑफिसर मेरी FIR को नोट नहीं कर रहा है। अगर SP भी मना कर देता है तो वो जाता है मैजिस्ट्रेट साहब के पास। एक ये तरीका है कि FIR के बेसिस पे क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाना। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट कंप्लेंट के थ्रू जा रहे हैं मैजिस्ट्रेट साहब के पास, मतलब आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं कंप्लेन करने, वो होता है कंप्लेंट। एक तरीका है कि आप FIR के थ्रू पुलिस ऑफिसर के पास जा रहे हैं, पुलिस ऑफिसर FIR के थ्रू इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर रहा है। दूसरा तरीका होता है कि आप मैजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट कंप्लेंट लेके जा रहे हैं। तो H में बताया कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू ऑफ टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस संहिता दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है, बहुत ईजी है यार। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का मतलब वो कम्युनिकेशन जो कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू की जाए। सपोज मोबाइल फ़ोन पे मैं किसी को व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करता हूँ तो वो भी किसके अंडर में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंडर में आएगा। क्यों इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंडर में आएगा, क्योंकि उसका रीज़न है जो मैं उसे व्हाट्सएप कर रहा हूँ वो किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू कर रहा हूँ। तो अब सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लाने की क्या नीड थी। एज़ पर द चेंजिंग सोसाइटी करेंट टाइम में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटन वर्बल पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको कोई पिक्चर शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे तो पिक्टोरियल में हो जाएगा, कोई वीडियो कंटेंट शेयर करता हूँ तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाएगा। ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर वेदर फ्रॉम पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, मतलब एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में, हाँ पर्सन टू अ डिवाइस, फ्रॉम अ डिवाइस टू अ पर्सन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग टेलीफोन, मतलब आप फ़ोन के थ्रू, मोबाइल फ़ोन और अदर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस और अ कंप्यूटर और ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर
और कैमरा एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द नोटिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो आएगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। अब हाई कोर्ट तो आपको पता ही है, स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। अब इंक्वायरी क्या होती है, 2K में इंक्वायरी और 2L में इन्वेस्टिगेशन, 2-1K में इंक्वायरी है, 2-1L में इन्वेस्टिगेशन है। तो अब इसे सिंपली समझते हैं। 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है इन्वेस्टिगेशन की, दूसरी स्टेज होती है इंक्वायरी की, तीसरी स्टेज होती है ट्रायल की। अब जैसे ही आप FIR करते हैं तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है। जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ऑफिसर जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट करता है मजिस्ट्रेट साहब को, और जब मजिस्ट्रेट साहब उस पर कॉग्निजेंस लेते हैं तो इंक्वायरी की स्टेज चालू होती है। इंक्वायरी जो सोल प्रोरोगेटिव होता है वो मजिस्ट्रेट साहब का होता है। मजिस्ट्रेट साहब कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते और पुलिस ऑफिसर कभी इंक्वायरी नहीं कर सकता। ये एज सिंपल एज दैट। जब इंक्वायरी कंप्लीट होती है, चार्ज फ्रेम हो जाते हैं, चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल स्टार्ट होता है। तो इंक्वायरी क्या होता है, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल, क्योंकि ट्रायल नहीं होता, कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट, क्योंकि इंक्वायरी हमेशा किसके थ्रू की जाएगी, मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता फॉर द collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by magistrate in this behalf। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, या तो पुलिस ऑफिसर करता है या फिर कोई भी वो पर्सन जिसको मैजिस्ट्रेट ऑथराइज करता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। अब जो चार्ज फ्रेम करने का जो प्रोसीडिंग होते हैं उन्हें जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहते हैं। लोकल जुरिसडिक्शन तो पता ही है आप, किसी भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट का एक लोकल जुरिसडिक्शन होता है, मतलब वो जुरिसडिक्शन जहाँ पे वो अपनी पावर एक्सरसाइज करता है। ओ में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो कि लेस सीरियस नेचर के होते हैं और जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड अ नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट। अब नोटिफिकेशन क्या होती है, नोटिफिकेशन मीन्स पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफेंस वो होता है जो कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि पनिशेबल है बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग एंड इंक्लूड्स रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंप्लेंट में बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वो होता है, तो सभी को पता है, जो पुलिस स्टेशन पे बैठता है। पुलिस इंक्लूड हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल। पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्ड बाय पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 193। एक बार जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, जो पुलिस ऑफिसर रिपोर्ट फॉरवर्ड करता है मजिस्ट्रेट को, उसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। पुलिस स्टेशन अपन को पता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो प्रोसिक्यूटर होता है जो कि स्टेट के बिहाफ पे किसी भी केस को प्रोसिक्यूट करता है। सब डिवीजन मीन अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। समन केस मीन्स अ केस रिलेटेड टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस। समन केस को समझने पहले आपको वारंट केस समझना पड़ेगा। वारंट केस वो केस होता है जिसमें जो पनिशमेंट होती है वो 2 ईयर्स प्लस होती है, या लाइफ इंप्रिजनमेंट होता है उसमें, या फिर डेथ होती है। और जो भी चीज़ 2 साल से कम की होती हैं वो आ जाती हैं समन केस में। एज सिंपल एज डेट। विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज बाय रीजन ऑफ एक्ट और ओमिशन ऑफ द एक्यूज पर्सन एंड इंक्लूड्स गार्डियन और लीगल हेयर ऑफ सच विक्टिम। अब वारंट केस क्या होता है, मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स। ये सारी चीज़ें जो कि 2 साल से ज़्यादा के लिए होंगी, वो 2 ईयर्स से ज़्यादा के लिए होंगी, वो वारंट केस में आएंगी। अब सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भारतीय न्याय संहिता शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दैट एक्ट और संहिता। अब मान लो कोई चीज़ BNSS में डिफाइन नहीं है तो उसका मीनिंग अपन कॉन्स्ट्रू करेंगे BNS से या IT एक्ट 2000 से। एज सिंपल एज दैट। इसे समझ के चलना है अपन को, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस में ये बोला गया है, मैजिस्ट्रेट का मतलब होगा JMFC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JMSC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। ऐसे कंस्ट्रू किया जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर एनी रेफरेंस टू इन एनी लॉ नो मैजिस्ट्रेट विदाउट क्वालिफाइंग वर द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास shall in relation to the area be construed in different judicial magistrate of first class, judicial magistrate of second, and the case may be exercising such jurisdiction। अभी जब मैजिस्ट्रेट कोई जुडिशियल फंक्शन करेगा, लाइक ट्रायल कर रहा है, एविडेंसेस ले रहा है, तो वो किस में आएंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के फंक्शन में आएंगे। जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहा है मैजिस्ट्रेट,
लाइक लाइसेंस ग्रांट करना, ये सब ग्रांट करना, तो वो आ जाएगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बोला जाएगा उसे। विच इन्वॉल्व्स appreciation or shifting of evidence for the formulation of any decision which exposes any person to a punishment or penalty, detention, custody, pending investigation, inquiry or trial, or the effect of sending him to for a trial before any court, they shall subject to the provision sahita be exercised by judicial magistrate। और सारे कोर्ट रेटिंग फंक्शन जो भी होंगे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के थ्रू किए जाएंगे। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो एग्जीक्यूटिव इन नेचर होंगे, ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस, सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, सेंशनिंग अ प्रोसिक्यूशन और विड्रॉइंग फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, दे शैल बी सब्जेक्ट टू क्लॉज भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ट्रायल ऑफ ऑफेंस इन द भारतीय न्याय संहिता एंड एनी अदर लॉ, ऑल ऑफेंसेज अंडर भारतीय न्याय संहिता शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड, ट्राइड, अदरवाइज डेल्ट विद द प्रोविजंस इन आफ्टर कंटेन। All offences under any other law shall be investigated, inquired into, tried, otherwise dealt with according to the same provision, but subject to any enactment for time being forced, regulating manner, inquiring into, trying, otherwise dealt with such offences। तो जो भी ऑफेंसेस BNS में मेंशन्ड है वो ट्राई किए जाएंगे BNSS के प्रोसीजर के थ्रू। और अगर कोई स्पेशल लॉ है तो स्पेशल लॉ में उस स्पेशल लॉ के प्रोसीजर के थ्रू, अगर स्पेशल लॉ का प्रोसीजर साइलेंट है तो BNSS के थ्रू। सेविंग्स तो सिंपल बोलता है, BNSS किसी भी स्पेशल लॉ पे इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब स्पेशल लॉ विज ऑलवेज प्रिवेल ओवर द BNSS। अगर स्पेशल लॉ में कोई प्रोविजन साइलेंट है तभी BNSS उसमें आएगा। सेक्शन 6 बताता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में। तो बिसाइड हाई कोर्ट फोर क्लासेस होंगी क्रिमिनल कोर्ट्स की, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये 4 क्लासेस होंगी उसके। टेरिटोरियल डिवीज़न क्या होता है, तो टेरिटोरियल डिवीज़न समझने पहले अपन को समझना पड़ेगा कि सबसे ऊपर आता है स्टेट, स्टेट के नीचे आता है डिवीज़न, डिवीज़न के नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के नीचे आता है सब डिवीज़न, उसके नीचे आती है तहसील। अब क्या होगा, एवरी स्टेट शेल बी अ सेशन डिवीज़न, सारे स्टेट में एक सेशन डिवीज़न, और वो कंसिस्ट करेगा ऑफ सेशन डिवीजन ऑफ एवरी सेवन शेल बी फॉर पावर सहिता भी डिस्ट्रिक्ट और कंस्ट्रक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। मतलब मान लो ये एक डिवीज़न है जो कि बहुत बड़ा है, इस डिवीज़न के अंदर कुछ आएंगे डिस्ट्रिक्ट, सपोज ये डिस्ट्रिक्ट आ गए तो ठीक है, डिवीज़न सबसे ऊपर, उसके अंदर आते हैं डिस्ट्रिक्ट। द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्ट विद द हाई कोर्ट अल्टर द लिमिट्स ऑफ नंबर ऑफ सच डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अल्टर कर सकता है कितने डिवीजन्स होंगे या कितने डिस्ट्रिक्ट होंगे। स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्ट विद द हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन। अब इस डिस्ट्रिक्ट के अंडर में होंगे सब डिवीज़न, और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा डिवीज़न, उससे छोटा डिस्ट्रिक्ट, उससे छोटा सब डिवीज़न, और जितने सब डिवीजन स्टेट गवर्नमेंट को सही लगेंगे उतने वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में रख सकते हैं। एंड द सेशन डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन एग्जिस्ट स्टेट एज अ कमेंस शैल बी डीम्ड टू फॉर्म अंडर दिस सेक्शन। तो सिंपल वर्ड्स में ये बोल रहा है सबसे बड़ा डिवीज़न होगा, उसके नीचे आएगा डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे आएगा सब डिवीज़न, ऐसे समझ के चलना है। कोर्ट ऑफ सेशन, द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है एस्टेब्लिशमेंट की ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टैब्लिश करेगी। एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रेसाइड ओवर बाय जज अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। अब जो कोर्ट ऑफ सेशन में जज साहब बैठेंगे उसको अपॉइंट किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, मतलब ये जज साहब हैं जो बैठेंगे था उनको अपॉइंट किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा। तो कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टैब्लिश कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, उसके अंदर जो भी प्रिसाइडिंग जज बैठेंगे उन्हें अपॉइंट कौन कर रहा है, हाई कोर्ट कर रहा है। अब जो हाई कोर्ट है वो ऑल्सो अपॉइंट कर सकता है एडिशनल सेशन जज एक्साइज जो अंदर द कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब एक जज भी अपॉइंट कर सकता है और एडिशनल सेशन जज भी अपॉइंट कर सकता है। तो अपॉइंटिंग पावर किसकी है, हाई कोर्ट की है। इस्टेब्लिशमेंट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। सबसेक्शन 4, द सेशन डिवीजन ऑफ वन सेशन डिवीजन, द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन may be appointed by the High Court to be additional session judge of another division, and in such case he may sit for the disposal of cases at such places or at places other division High Court may direct। अब एक सेशन जज जो है वो दूसरे सेशन डिवीजन में भी एडिशनल सेशन जज बन सकता है, ऐसा हाई कोर्ट कर सकता है, ठीक है। वेयर द ऑफिस ऑफ सेशन जज इज वेकेट, जब सेशन जज का ऑफिस वेकेंट है, द हाई कोर्ट मेक अरेंजमेंट और डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन, जब सेशन जज नहीं है, एब्सेंट है या वहाँ पे नहीं है,
तो उसके जो मैटर्स हैं वो डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे एडिशनल सेशन जज के द्वारा। अगर कोई एडिशनल सेशन जज नहीं है तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे। द कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरी होल्ड सिटिंग एट सच प्लेस एज द हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, मतलब वो सिटिंग वहाँ पे होल्ड करेगा जहाँ पे हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करेगा, वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन अपनी प्रोसीडिंग्स को होल्ड करेगा। अब सेक्शन 7 बोलता है सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर्स कंसिस्टेंट विद द सहायता टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग एडिशनल सेशन जज। अब सेशन जज क्या करेगा, बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अमंग एडिशनल सेशन जज ASG के अंदर में। A session judge may also make provision disposal of any urgent application। सेशन जज प्रोविजन बना सकता है डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन जब वो एब्सेंट है या इनेबिलिटी है उसकी, मतलब बीमार है या कुछ भी है, कि वो उसे डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे एडिशनल सेशन जज। और इफ देयर इज नो एडिशनल सेशन जज तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा डिस्पोज ऑफ की जाएंगी अर्जेंट एप्लीकेशंस। ओके, तो ये बात करता है सेक्शन 8 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। तो इसमें अपन को बेसिकली दो चीज़ें याद रखनी है। कोर्ट ऑफ सेशन में को इस्टेब्लिश करेगा स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसे अपॉइंट किया जाएगा अपने हाई कोर्ट के द्वारा। बस ये याद रखना है क्योंकि प्री में इतना ही पूछा जाता है। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी स्टैब्लिश एज मैनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड ऑफ सेकंड क्लास एंड एट सच प्लेस द स्टेट गवर्नमेंट में बाय आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। हर डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश की जाएंगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की कोर्ट। किसके द्वारा इस्टेब्लिश की जाएंगी, इधर भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें कंसल्टेशन किसकी ली जाएगी, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन ली जाएगी। प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट इस्टेब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया वन और मोर स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद वो स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास को इस्टेब्लिश कर सकती है कुछ स्पेशल केसेस को डील करने के लिए। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो इसमें भी अपॉइंट किए जाएंगे बाय द हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट में वेयर इट अपीयर्स टू बी एक्सपीरियंस और नेसेसरी टू कन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और एनी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट फंक्शनिंग एज अ सिविल कोर्ट जज ऑफ इन सिविल कोर्ट, मतलब इस पर भी कन्फर कर सकता है पावर। तो 8 में कौन है, कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इधर है। अब सेक्शन 10 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है। अब जो JMFC होता है उसी को अपॉइंट किया जाता है CJM, जो कि सीनियर मोस्ट रैंक का होता है JMFC, उसे अपॉइंट कर दिया जाता है CJM। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास to be a CJM. The High Court may appoint any judicial magistrate of first class to be an additional chief judicial magistrate, and such magistrate shall have all or any of the powers of CJM under this Sahita or under any other law for the time being in force as the High Court may direct. अब देखो इसमें हाई कोर्ट की पावर सुनते जाओ। हाई कोर्ट किसी भी JMFC को अपॉइंट कर सकता है या तो CJM या एडिशनल CJM, इस सिंपल वर्ड्स में बात की जा रही है। द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। मतलब हाई कोर्ट ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ये पावर दे सकता है कि किसी सब डिवीजन में और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की तरह काम कर सकता है। और जो CJM के ही जनरल कंट्रोल में होगा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मतलब CJM सुपीरियर होगा SDM से, ये बात कर रहा है। अब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बेसिकली क्या होता है, जो कि स्पेशल केसेस को डील करने के लिए होता है। हाई कोर्ट में इफ रिक्वेस्टेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अब इसमें हाई कोर्ट है, अगर उसको रिक्वेस्ट आई है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पे कि किसी पर्सन को पावर कन्फर कर सकता है हु होल्ड्स और हैज़ हेल्ड अ पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑल और एनी ऑफ द पावर conferred by the Sahita on judicial magistrate of first class or second class in respect of particular cases to particular class of cases in local area. Provided no such power shall be conferred on a person unless the person is qualified and experienced in relation to legal affairs of High Court may by rules specify. इन मैजिस्ट्रेट को स्पेशल केसेस के लिए डील करने के लिए बनाया जाएगा, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बोला जाएगा। ये एक बार में 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं बनाए जाएंगे। और एक किसके कंसल्टेशन पे अगर रिक्वेस्ट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो हाई कोर्ट अपॉइंट करता है
स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है। लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये सिंपल वर्ड्स में ये बोलता है लोकल जुरिसडिक्शन क्या होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का। सिंपली समझो, कोर्ट ऑफ सेशन के सबऑर्डिनेट होता है सीजेएम, और सीजीएम के सबऑर्डिनेट होते हैं जेएमएफसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो अब ये क्या बात कर रहा है, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे बी from the time on defined local limits of area within which the magistrate appointed under subsection 9 or under section 11 may exercise powers which they may be respectively invested in their सहिता। मतलब जो भी बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सीजीएम करेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। प्रोवाइडेड द कोर्ट ऑफ स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे होल्ड इट्स सिटिंग एट एनी प्लेस विद इन द लोकल एरिया विच इज एस्टैब्लिश्ड। It provides such definition the jurisdiction of powers of such magistrate selection throughout the district। ठीक है। सबऑर्डिनेशन क्या होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का, एवरी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू द सेशन जज। मतलब सिविल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट होगा सेशन जज के, और सारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज बी सबऑर्डिनेट टू सीजेएम। द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में टाइम टू टाइम मेक रूल्स फॉर गिव स्पेशल ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस सहायता एज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमॉन्ग द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस कौन करेगा, तो सिंपल वर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस किया जाएगा सीजीएम के द्वारा। किसको, जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसके सबऑर्डिनेट है। 14 में बात किया गया है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बारे में। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी पर्सनस एज इट फिट टू बी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड शैल अपॉइंट वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, और उन्हीं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में से एक को वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाती है। ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, किसी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही बना सकती है। एंड सच मैजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल सच पावर एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सहिता अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स एज मे बी डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये सारी बातें हैं उसमें, इतना ही याद रखने की जरूरत है। अब स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट फॉर सच टर्म एज इफ मे थिंक फिट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और एनी पुलिस और नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मतलब किसी भी पुलिस ऑफिसर जो कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक से नीचे का नहीं है, या तो इक्विवेलेंट नोन एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट फॉर पर्टिकुलर एरियाज, कुछ एरियाज फॉर पर्टिकुलर फंक्शंस को करने के लिए, और उसको डेजिग्नेट किया जाएगा स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। लोकल जुरिसडिक्शन क्या होगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का, सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ एरिया विच द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में एक्सेस ऑल और एनी ऑफ द पावर्स विच दे हैव मे बी इन्वेस्टेड अंडर सहायता। मतलब लोकल जुरिसडिक्शन कौन डिसाइड करेगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का लोकल एरिया, एज सिंपल एज दैट। अब सबऑर्डिनेशन क्या होगा, सारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के। एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अदर देन सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एक्सचेंज पावर एंड सब डिवीजन में भी सबऑर्डिनेट टू सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। सिंपल बात है। अब 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर 18 में, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर 19 में, और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन 20 में, जो कि इंपॉर्टेंट होती है प्री पर्सपेक्टिव से। फॉर एवरी हाई कोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शैल आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, सारे हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करने के बाद हाई कोर्ट से एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है, और मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग इन सच कोर्ट एनी प्रोसिक्यूशन अपील और अदर प्रोसीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में बी। हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद उनके केसेस को मैनेज करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के भी तो कुछ केसेस होंगे, उनको डील कौन करेगा, तो उनको डील करने का काम होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। तो सिंपल वर्ड्स में अपन ने समझा, कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट कर लेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेगी, कंसल्ट करने के बाद हाई कोर्ट से कि आपके अंदर हाई कोर्ट में ही मैं एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना चाहता हूँ, जो कि
प्रोसीडिंग डील करेगा ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, provided that for the national capital territory of Delhi, the central government shall, after consultation with the High Court of Delhi, appoint public prosecutor or additional public prosecutor for the purpose of this subsection. मतलब नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट कर सकती है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली से पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने के लिए. सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एनी केस इन डिस्ट्रिक्ट और लोकल एरिया. सेंट्रल गवर्नमेंट पे में है, मतलब डिस्क्रिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो चाहे तो अपॉइंट कर सकती है, चाहे तो नहीं भी करे. एक या एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि उनके केसेस को डील करेगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में. फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट, मतलब ये मैंडेटरी है कि स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करना ही पड़ेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एंड मे ऑल्सो अपॉइंट वन और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट. अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट करेगी अपने, जो कि उनके केसेस को डील करेगा किसी डिस्ट्रिक्ट में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. प्रोवाइडेड दैट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट मे बी अपॉइंटेड ऑल्सो टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज द केस मे बी फॉर अनदर डिस्ट्रिक्ट. अब किसी एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया गया है मध्य प्रदेश के लिए, भोपाल के लिए, तो उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जा सकता है ग्वालियर के लिए भी. जो सिंपल वर्ड्स में ये बोल रहा है. द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल इन द कंसल्टेशन विद द सेशन जज प्रिपेयर अ पैनल ऑफ नेम्स हु आर इन हिज ओपिनियन फिट टू बी अपॉइंटेड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट. अब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो एक पैनल प्रिपेयर करेगा सेशन जज के कंसल्टेशन से कि कौन से पर्सन हैं वो फिट होंगे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट. नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. कोई भी पर्सन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम हैज अपीयर्स इन द पैनल ऑफ नेम्स प्रिपेयर बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 4. मतलब अगर उसका नेम अपीयर नहीं करता इन पैनल पे जो कि बनाया गया है सेशन जज के क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा सेशन जज की कंसल्टेशन से. नॉट वेस्टेंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 5 where the state there exists a regular cadre of prosecuting officer, state government shall appoint a public prosecutor or additional public prosecutor only from among the person constituting such cadre. अगर कोई कैडर है तो वो उस कैडर से अपॉइंट किया जाएगा. Provided where the opinion of the state no suitable person is available in such cadre, such appointment that the government may appoint person of public additional power as the case may from the panel of names prepared by district magistrate. मतलब फिर वो अपॉइंट करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पैनल से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सेशन जज के कंसल्टेशन से प्रिपेयर किया है पैनल को, उससे अपॉइंट किया जाएगा. अब एलिजिबिलिटी की बात आती है. पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सबसेक्शन 1 और अंडर सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 ओनली इफ ही हैज़ बीन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर नॉट लेस देन 7 ईयर्स. मतलब 7 ईयर्स की प्रैक्टिस मैंडेटरी है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर. द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में अपॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ एनी केस और क्लास ऑफ कैसे एनी पर्सन who has been in practice as an advocate for not less than 10 years as a special public prosecutor. मतलब अगर पीपी या एपीपी अपॉइंट करना है तो प्रैक्टिस कितने टाइम की होनी चाहिए, मिनिमम 7 ईयर्स की. अब स्पेशल पीपी अपॉइंट करना है तो मिनिमम प्रैक्टिस कब तक की होनी चाहिए, 10 ईयर्स तक की इनके अपॉइंटमेंट के लिए. प्रोवाइडेड द कोर्ट में परमिट द विक्टिम टू एंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन रेस सबसेक्शन. मतलब विक्टिम चाहे तो अपने एडवोकेट को भी इंगेज कर सकती है सपोर्ट करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को. फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 7(8) द पीरियड ड्यूरिंग विच द पर्सन हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट और हैज रेंडर्ड वेदर बिफोर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सहायता सर्विस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक और अदर प्रोसिक्यूटिंग व्हाटएवर शैल बी डीम्ड टू पीरियड ड्यूरिंग विच हैज बीन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट. मतलब अगर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहता है या एपीपी रहता है तो उसको भी पीरियड ऑफ प्रैक्टिस में काउंट किया जाएगा. ये सबसेक्शन 9 बताता है. अब दूसरे आते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर. अब ये जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये अपॉइंट किए जाते हैं मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स के लिए. एज सिंपल एज डेट द स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट 1 और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट.
स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक या एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि कंडक्ट करेंगे प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट ऑफ माई स्टेट। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एनी केस और क्लास ऑफ केस इन द कोर्ट ऑफ माई स्टेट। इसमें भी मे है, मतलब डिस्क्रिशनरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपॉइंट करे चाहे तो नहीं अपॉइंट करे, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो मैंडेटरी है कि उसे अपॉइंट करना ही पड़ेगा। Subsection 3, without prejudice to the provisions contained in subsection 1 and 2, where no assistant public prosecutor is available for the purpose of any particular case, the district magistrate may appoint any other person to be assistant public prosecutor। मतलब डीएम जो है वो अपॉइंट कर सकता है किसी भी और पर्सन को असिस्टेंट पब्लिक चार्ज आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज टू द स्टेट गवर्नमेंट की। वो नोटिस देगा पहले 14 डेज का स्टेट गवर्नमेंट को। प्रोवाइड नो पुलिस ऑफिसर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कोई भी पुलिस ऑफिसर एलिजिबल नहीं होगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्ट लिया है उस ऑफेंस की जिसमें एक्यूज का प्रोसिक्यूशन चल रहा है और वो बिलो है रैंक ऑफ इंस्पेक्टर के, तो वो नहीं अपॉइंट किया जा सकता। अब डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन कौन होते हैं? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन वो होते हैं जो कि नज़र रखते हैं पीपी पे, एपीपी पे, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे। तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन वो लोग होते हैं जो कि ये देखते हैं कि स्पीडी डिस्पोजल हो रहा है किसी केसेस का या नहीं हो रहा। तो ये सब काम होता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का। तो स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को इन द स्टेट कंसर्न डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। स्टेट में होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। इन डिस्ट्रिक्ट में होंगे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब पर्सन एलिजिबल कब होगा डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर बनने के लिए? अगर वो एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर चुका है फॉर नॉट लेस देन 15 ईयर्स और हैज़ बीन एन सेशन जज, मतलब या तो सेशन जज है या तो एज एन एडवोकेट उसने प्रैक्टिस करी है फॉर नॉट लेस देन 15 ईयर। असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए उसे क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? एडवोकेट नॉट लेस देन 7 ईयर्स और हैज़ बीन अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनने के लिए आपको 15 ईयर्स एज आ एडवोकेट प्रैक्टिस ज़रूरी है या तो आप सेशन जज होने चाहिए। अगर असिस्टेंट बनना है भाई साहब तो 7 ईयर्स एज एन एडवोकेट और JMFC, अगर ये आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बन सकते हैं। एज सिंपल एज डैट। द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, मतलब डायरेक्टरेट है वो छोटा होगा किससे? डायरेक्टर के। हु शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, मतलब ये किसके अंदर फंक्शन करेंगे? होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंडर में फंक्शन करेंगे। एवरी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड एवरी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन शैल बी सबऑर्डिनेट टू डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। सिंपल वर्ड्स में सबसे ऊपर आएगा डिप्टी डायरेक्टर DD, नहीं सबसे ऊपर आएगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, उसके नीचे आएगा डिप्टी डायरेक्टर, उसके नीचे आएगा असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इनके फंक्शंस क्या होंगे? ये मॉनिटर जो पावर है वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन मॉनिटर करेगा उन केस को जिनकी ऑफेंस पनिशेबल है 10 ईयर्स और मोर से और विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और विद डेथ टू एक्सपीडिएट द प्रोसीडिंग टू गिव ओपिनियन ऑन द फाइलिंग ऑफ अपील्स। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन उन केसेस को एग्जामिन करेगा जो कि पनिशेबल है 7 ईयर्स या मोर बट लेस देन 10 ईयर्स वॉन्स एक्सपीडिएट डिस्पोजल। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन मॉनिटर करेगा उन केसेस को जिनकी पनिशमेंट है लेस देन 7 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें इनके फंक्शंस होंगे। सो ये इतना ही था इसमें, इससे याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इतना मोर देन इनफ है। अब चैप्टर 3 होता है पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में, जो कि बात करता है। चैप्टर 3 बोलता है कोर्ट बाय विच ऑफेंसेज आर ट्रायबल। कौन से कोर्ट ऑफेंसेस को ट्राई करेंगे? सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ द संहिता एनी ऑफेंस अंडर द भारतीय न्याय संहिता मे बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंसेज शोन इन फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्रायबल। सिंपल वर्ड्स में ये कह रहा है कि कोई भी ऑफेंस जो कि भारतीय न्याय संहिता में पनिशेबल है उसका ट्रायल हाई कोर्ट भी कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकता है और जो फर्स्ट शेड्यूल में कोर्ट मेंशन है वो भी कर सकता है। अब फर्स्ट शेड्यूल क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है कि कौन से ऑफेंस का ट्रायल कौन सा कोर्ट करेगा, तो ये आपको फर्स्ट शेड्यूल बताता है। तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ का ऑफेंस का ट्रायल कौन सा कोर्ट करेगा। अब ये प्रोवाइजो बोलता है जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेज हैं लाइक सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 वो ट्राई किए जाएंगे
उन कोर्ट के द्वारा जो कि प्रिसाइड किए जाती है, वो उस कोर्ट के द्वारा जिसमें वुमेन प्रिसाइड करती है। अब कोई भी ऑफेंस जो कि किसी स्पेशल लॉ में मेंशन है, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ शेल व्हेन द कोर्ट इज मेंशन इन द बिहाफ ऑफ इन सच लॉ बी ट्राइड बाय सच कोर्ट, व्हेन नो कोर्ट इज सो मेंशन मे बी ट्राइड बाय। अगर किसी भी स्पेशल लॉ में कोई कोर्ट मेंशन है तो वो उसी के थ्रू ट्राई होगा। अगर कोई भी स्पेशल लॉ में कोई कोर्ट मेंशन नहीं है तो या तो उसे हाई कोर्ट करेगा और या तो कोई और कोर्ट करेगा जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशनड है, वो ट्राई करेगा। तो ये सिंपल बात का कोर्ट बाय विच ऑफेंसेज आर ट्रायबल, कि कौन सा कोर्ट कौन से ऑफेंस को ट्राई करेगा, ये आपको सेक्शन 21 बताता है। अब सेक्शन 22 में बात करी गई है सेंटेंस विच हाई कोर्ट और सेशन जज में पास। तो कौन कौन सी सेंटेंस हाई कोर्ट या सेशन जज पास कर सकता है, इसको रीड करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। हाई कोर्ट कोई भी ऐसी सेंटेंस पास कर सकता है जो कि ऑथराइज है बाय लॉ, मतलब ये डेथ सेंटेंस भी दे सकता है, हाई कोर्ट के पास इतनी पावर है, ठीक है। सेशन जज कोई भी सेंटेंस दे सकता है, बट अगर वो डेथ सेंटेंस देता है तो उसका कंफर्मेशन चाहिए होगा उसे हाई कोर्ट के द्वारा, एज सिंपल एज डेट। मतलब इन दोनों के पास बहुत पावर है, जो भी इनको सेंटेंस दी क्या बोलते हैं ऑथराइज करी है पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करने के लिए, वो ये दे सकते हैं। हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ, कोई भी सेंटेंस पास करता है जो कर सकता है जो कि ऑथराइज है बाय द लॉ। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज पास कर सकता है कोई भी सेंटेंस जो कि ऑथराइज है बाय लॉ, पर डेथ सेंटेंस जब भी वो पास करेगा वो कन्फर्मेशन होगी हाई कोर्ट की, अगर हाई कोर्ट उसे कन्फर्म कर देता है तो वो डेथ सेंटेंस दे दी जाएगी। सेंटेंस विच मैजिस्ट्रेट में पास, अब जो CJM है वो 7 ईयर्स तक की इम्प्रिजमेंट दे सकता है और एनी फाइन। JMFC है वो 3 ईयर्स तक की इम्प्रिजमेंट दे सकता है और 50K का फाइन या कम्युनिटी सर्विस। अब JMSC है वो 1 साल तक का इम्प्रिजमेंट दे सकता है और 10,000 रुपये तक का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेता हूँ, 10,000 रुपये तक का फाइन दे सकता है और या तो कम्युनिटी सर्विस दे सकता है। ये बेसिक इनकी पावर है। द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ। सेंटेंस ऑफ डेथ नहीं दे सकता, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ नहीं दे सकता, एम्प्लॉय टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स नहीं दे सकता। द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट और टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, 3 साल तक की दे सकता है, फाइन नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़ और ऑफ बोथ और ऑफ कम्युनिटी सर्विस। द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट और टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर और फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़ और बोथ और ऑफ कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस वो सर्विस होती है लाइक किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया, कोई पेटी ऑफेंस किया, अब कोर्ट को लगता है कि यार इसको कोई कम्युनिटी सर्विस देनी चाहिए। सपोज किसी पर्सन ने स्कूल की प्रॉपर्टी को डैमेज किया है और वो एक टीचर है, तो जो कोर्ट है वो उससे बोल सकती है कि आप विदाउट एनी रिमोनरेशन आप उस स्कूल में पढ़ाएंगे। तो ये एक टाइप की क्या हो जाएगी, कम्युनिटी सर्विस, जो कि कम्युनिटी को कुछ बेनिफिट दे, उसे बोला जाता है कम्युनिटी सर्विस। एक्सप्लेनेशन, द कम्युनिटी सर्विस शैल मीन the work which the court may order a convict to perform as form of punishment that benefits the community for which he shall not be entitled to any remuneration। मतलब उसको कोई remuneration नहीं मिलेगी उसके लिए। तो ये होता है कम्युनिटी सर्विस। सेक्शन 24 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट डिफॉल्ट ऑफ फाइन, मतलब अगर किसी पर्सन को इम्प्रिजमेंट भी दिया और फाइन भी दिया है और मान लो उसे 10K का फ़ाइन दिया, 10,000 रुपीज़ का, उसने फ़ाइन नहीं दिया, तो उसके बदले में उसे इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है। ये सेक्शन 24 ईजी वर्ड्स में बात करता है। द कोर्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट में अवॉर्ड एनी सच टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथराइज बाय लॉ प्रोवाइड दैट द टर्म इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 23। मतलब एक्सेस नहीं होनी चाहिए एज द पावर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट जो कि मेंशन कर रही है 23 में। Shall not where imprisonment has been awarded as a part of subsentence and exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as a punishment for offence otherwise than imprisonment, default of payment of fine. The imprisonment awarded under this section may be in addition to substantive sentence, imprisonment for term, maximum term or whatever under section 23. अब किसी मैजिस्ट्रेट ने मानो थेफ्ट के पनिशमेंट में अप टू 3 साल की सज़ा दी, ठीक है, और 10,000 रुपये फ़ाइन लगाया, ठीक है। अब होता क्या है, ये 3 साल की सज़ा तो दी है और 10,000 रुपये फ़ाइन वो नहीं देता है,
तो क्या होता है, 3 साल में कितने महीने होते हैं बेसिकली, 3 साल में महीने होते हैं 36 मंथ्स। 36 मंथ्स का 1/4 जो कि होता है 9 मंथ्स, एज अ सब्सेंटिव सेंटेंस दे दी जाएगी किसको, उस पर्सन को, क्योंकि फाइन पे नहीं करता है। एंड एडिशन होगी ये सब्सेंटिव सेंटेंस की। सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। अब 2 टाइप की सेंटेंस होती हैं, एक होता है कॉन्करेंटली, एक होता है कॉन्करेंटली। पहले समझो, ये ऑफेंस है, ये ऑफेंस है, ये ऑफेंस है। कॉन्करेंटली में क्या होता है, कॉन्करेंटली में एक साथ सारी पनिशमेंट चलती हैं, 1 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर। मतलब टोटल ये पर्सन जेल में कब तक रहेगा, जुडिशियल कस्टडी में 2 ईयर तक। ये हो गई कॉन्करेंटली। कॉन्जिक्यूटिवली क्या होती है, मतलब एक के बाद एक। अब सपोज इसी केस में समझते हैं, 1 साल पूरा रहा, फिर 2 साल पूरा रहा, फिर 1 साल पूरा रहा, 1 2 1, मतलब एक के बाद एक। इसमें 4 ईयर्स रहा ये, तो ये होता है कॉन्जिक्यूटिवली। अब ये डिस्क्रिशन होता है मजिस्ट्रेट का कि उसे कॉन्जिक्यूटिवली देनी है, कॉन्करेंटली देनी है। When a person is convicted at one trial of 2 or more offences, the court may, subject to the provisions of Section 9 of the Bharatiya न्याय, sentence him for such offence several punishment prescribed therefore, which such court is competent to inflict. Court shall, considering the gravity of offence, order such punishment to run concurrently or consecutively. Concurrently मतलब साथ साथ, consecutively मतलब एक के बाद एक। In the cases of consecutive sentences, मतलब एक के बाद एक, it shall not be necessary that the court, by the reason of the aggregate punishment, several offences being in excess of the punishment with the commitment inflict single offence, to send the offender to trial before higher court. अब इसमें क्या होता है, पावर बढ़ जाती है। सपोज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पावर की पावर है 3 ईयर्स तक की पनिशमेंट देने की, तो इस केस में वो 6 ईयर्स तक दे सकता है। consecutive केस में द एग्रीगेट पनिशमेंट शेल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द पनिशमेंट विद द कोर्ट कंपेयरिंग टू इन्फ्लिक्ट इन द सिंगल ऑफेंस। मतलब ट्वाइस हो जाएगी, तो उसे हायर कोर्ट पे नहीं भेजना पड़ेगा। और एक किसी भी केस में 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सिंगल सेंटेंस मानी जाएगी कॉन्जिक्यूटिव केस में, ठीक है। सेक्शन 26 मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स के बारे में बात करता है। In conferring powers under said, the High Court of State Government, as the case may be, may by order empower persons specially by name or virtue of their office, classes, official tenure of their official titles. मतलब मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स में ये होता है कि मतलब GMFC की जो पावर है वो GMFC को कन्फर कर दी जाएगी। Every such order shall take effect from the date of which communicated to the persons empowered. पावर्स ऑफ ऑफिशियल अपॉइंटेड कोई ज़रूरत नहीं है। विड्रॉल ऑफ पावर्स, अब मतलब इसमें पावर दी है, मोड ऑफ कन्फरिंग पावर दी है, तो पावर वापस भी ली जा सकती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। पावर ऑफ जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेशन ऑफ 29 में दे रखा है। मतलब वो सारी पावर जो कि उनसे पहला जो मैजिस्ट्रेट था वो एक्सरसाइज कर रहा था, वो उसके सक्सेसर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब जो ऑफिस के सक्सेसर हैं। तो ये सारे हैं, और कुछ मतलब नहीं है इसमें, ठीक ठाक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है वो आता है चैप्टर 5, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। सो चैप्टर 5 डील करता है अरेस्ट ऑफ पर्सन से। अब बिफोर स्टार्टिंग अपन समझते हैं क्या होता है अरेस्ट ऑफ पर्सन। जब किसी भी पर्सन की फ्रीडम को कर्टेल किया जाता है तो उसे बोला जाता है अरेस्ट। मतलब जो फ्रीली मूव कर रहा था सोसाइटी में, अरेस्ट के बाद वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, या तो वो पर्सन पुलिस कस्टडी में जाएगा या तो वो जुडिशियल कस्टडी में जाएगा। अब पुलिस ऑफिसर ऐसे ही किसी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल केस है तो उसे परमिशन की ज़रूरत होती है। किसके परमिशन की ज़रूरत होती है? मैजिस्ट्रेट साहब के परमिशन की ज़रूरत होती है। बट इन केस ऑफ कॉग्निजेबल
ऑफेंस, जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है किसी भी पर्सन को जिस पे सस्पिशन है पुलिस ऑफिसर का कि उस पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है। क्यों अरेस्ट करता है? प्रिवेंशन के लिए कि वो पर्सन फर्दर कोई ऑफेंस कमिट ना कर दे या जो विटनेसेस हैं उनका टेम्पर ना कर दे, इसलिए उसे अरेस्ट किया जाता है। ठीक है। सेक्शन 35, एंड पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट। एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। कोई भी पुलिस ऑफिसर विदाउट ऑर्डर या विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को जो उसकी प्रेजेंस में कमिट करता है कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years whether with or without fine if the following conditions are satisfied, namely। अब कुछ कंडीशंस का सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। अगर कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है, या रीजनेबल कंप्लेंट मेड की गई है या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है कि उस पर्सन ने कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिसकी जो पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है, वो लेस देन 7 ईयर्स है या तो एक्सटेंड कर सकती है अप टू 7 ईयर्स। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो पुलिस ऑफिसर इन सेटिस्फाइड कंडीशंस के साथ साथ अगर ये कंडीशंस और सेटिस्फाइड हैं तो वो अरेस्ट कर सकता है उस पर्सन को। The police officer has reason to believe on the basis of such complaint, information or suspicion that such person has committed the said offense, कि उस पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट किया है, कि वो जो रीज़न टू बिलीव है मतलब उसे लगता है कि इस कंप्लेंट के बेसिस पे इस पर्सन को अरेस्ट कर लेना चाहिए। और पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड है दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, अरेस्ट नेसेसरी है उसे प्रिवेंट करने के लिए, कोई फर्दर ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर होने के लिए, अगर वो एविडेंसेस को टेम्पर ना करे इसलिए, और वो किसी पर्सन को इंड्यूस ना करे, थ्रेट ना करे या प्रॉमिस ना करे तो भी कर सकता है। अनलेस सच अरेस्ट इज प्रेजेंस इन द कोर्ट व्हेन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इंश्योर्ड, या तो वो भाग जाएगा तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। एंड द पुलिस ऑफिशियल शेल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजंस इन राइटिंग। जब वो उसे अरेस्ट कर लेगा तो रीज़न मेंशन करेगा कि उसने क्यों उस पर्सन को अरेस्ट किया। प्रोवाइड दैट a police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of this subsection, record the reasons in writing for not making the arrest। मतलब वो पर्सन पुलिस ऑफिसर अगर अरेस्ट करता है तो भी रीजंस मेंशन करेगा और अगर अरेस्ट नहीं भी करता है तो भी रीजंस मेंशन करेगा कि उसने क्यों उसे अरेस्ट नहीं किया। एज सिंपल एज दैट। क्लॉज सी क्या बात करता है? अगेंस्ट whom a credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine or with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offense। ऊपर वाले केसेस में क्या था, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होना ज़रूरी थी, बट इस केस में अगर किसी ने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट मोर देन 7 ईयर्स है या डेथ सेंटेंस है और पुलिस ऑफिसर को ये रीज़न टू बिलीव है कि इस पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट किया है तो उस पर्सन को विदाउट रीजन मेंशन करे अरेस्ट कर सकता है। अब डी में बताया गया हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर ईदर अंडर द संहिता और बाय एनी ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होता है? मान लो किसी पर्सन को समन भेजे और वो कोर्ट नहीं आता है, समन के बाद वारंट भेजा तब भी वो कोर्ट नहीं आया, प्रोक्लेमेशन इशू किया तब भी वो कोर्ट नहीं आया। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उस पर्सन को बोला जाता है जिसने कोई भी ऑफेंस कमिट किया हो जिसकी पनिशमेंट मोर देन 10 ईयर्स हो। तो अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो भी अगर वो पुलिस ऑफिसर को कहीं मिल जाता है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है। क्लॉजी इन whose possession anything is found which may be reasonably suspected to be stolen property and who may be reasonably suspected to having committed an offence with reference to such thing। मतलब अगर किसी पर्सन के पास कोई स्टोलन प्रॉपर्टी मिलती है तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। जो पर्सन ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसी पुलिस ऑफिसर को जब वो अपनी ड्यूटी पे हो उसे भी अरेस्ट किया जा सकता है।
जी में ये बोला गया है हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डिजर्टर फ्रॉम एनी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन, मतलब वो भगोड़ा घोषित हो गया है आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन में से। H, who has been concerned against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having concerned in act at any place in India which he have committed, मतलब डेप्रेशन करने के लिए कोई कन्विक्टेड है, जैसे 394 सब सेक्शन 5 का वो ब्रीच किया है, प्लीज कन्विक्ट। बस यही सारी चीज़ें हैं इसमें, और नहीं पढ़ना है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्री पर्सपेक्टिव से, तो ये अपन को याद है। बस इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट अ प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन द केस ऑफ एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट लेस देन 3 years एंड सच पर्सन इज इन्फर्म और अबव 60 years ऑफ एज। तो इनका अगर आपको अरेस्ट करना है तो पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की, ठीक है। 36 में बोला गया है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। सिंपल सी बात है यार, सपोज ये एक पुलिस ऑफिसर है, ये बैच कैरी करता है जिस पे लिखा है मिस्टर राजू, तो जब वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट करेगा तो क्लियर आइडेंटिफिकेशन होता है होना चाहिए उसके नेम का। एवरी पुलिस ऑफिसर while making an arrest bear an accurate, visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification, कि समझ सके सामने वाला पर्सन कि ये वो पुलिस ऑफिसर है। और जब उसको अरेस्ट करेगा तो एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करेगा। अब एक ऐसा पेपर बनाया जाएगा जिसको अटेस्टेशन होगी, मतलब एक विटनेस की जो कि मेंबर है फैमिली का, फैमिली पर्सन से, और रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड, या तो कोई रिस्पेक्टेबल मेंबर है उस सोसाइटी का जहाँ पे अरेस्ट मेड किया, और काउंटर साइंड होगा उसके ऊपर उस पर्सन का जिसको अरेस्ट किया गया है। ऐसे मेमोरेंडम प्रिपेयर किया जाएगा और इन्फॉर्म किया जाएगा द पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम ऑफ इज अटेस्टेड बाय मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अगर मेमोरेंडम फैमिली मेंबर के द्वारा अटेस्टेड नहीं किया गया है कि उसके पास राइट है अपने किसी भी रिलेटिव और फ्रेंड को बताने का कि अपने अरेस्ट के बारे में, तो ये बात किया जाएगा प्रोसीजर एंड ड्यूटी ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। अब डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर क्या बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एट स्टेट लेवल, डेजिग्नेट अ पुलिस ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। मतलब इसमें एक डेजिग्नेट किया जाएगा एक पुलिस ऑफिसर को जो कि सब इंस्पेक्टर और पुलिस से नीचे का नहीं होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा इन्फॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए नेम्स एड्रेस पर्सनस का जिनको अरेस्ट किया गया है विच चार्ज और जो ऑफेंस है वो चार्ज किए गए हैं, और वो डिस्प्ले किया जाएगा डिजिटल मोड में एवरी पुलिस स्टेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जिससे पता चल सके कि कौन से पर्सन ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया गया, उसका नाम क्या है, उसका रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, तो ये डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होगा। 38 बात करता है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। मतलब उस पर्सन का जिसको अरेस्ट किया गया है उसके पास ये राइट है कि वो अपने एडवोकेट से मिल सकता है एट द टाइम ऑफ जब उसको मतलब अरेस्ट किया गया है, कि कोई भी पर्सन जो अरेस्ट हुआ है या इंटेरोगेट किया जा रहा है पुलिस के द्वारा वो भी एंटाइटल्ड होगा टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन दो नॉट थ्रू आउट इंटेरोगेशन। ऐसा नहीं कि वो एडवोकेट उसी के साथ पूरे दिन बैठा हुआ है, मिल सकता है बट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन नहीं मिल सकता, वरना पुलिस ऑफिसर अपनी जो उनको अपने 3rd डिग्री ट्रीटमेंट करना है सामने वाली पार्टी से, निकलवाना है कि उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया, वो पुलिस ऑफिसर अच्छे से कैसे कर पाएगी अगर एडवोकेट हमेशा बैठा रहेगा। तो हाँ, इंटेरोगेशन के टाइम पे एडवोकेट हो सकता है पर थ्रू आउट इंटेरोगेशन नहीं हो सकता। अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस, वैसे तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अपन को भी पता है कि अरेस्ट नहीं किया जा सकता विदाउट वारंट, बट एक कंडीशन है जब उसे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अरेस्ट किया जा सकता है, अगर वो रिफ्यूज़ कर दे अपना नेम और एड्रेस देने से। when any person who in the presence of police officer has committed or has been accused of committing a non cognizable offense वो रिफ्यूज़ कर देता है ऑन डिमांड ऑफ सच ऑफे टू गिव नेम एंड रेसिडेंस, मतलब किसी पर्सन ने पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया, वो रिफ्यूज़ कर देता है पुलिस ऑफिसर को अपना नेम और रेसिडेंस बताने के लिए, और या तो वो ऐसा नेम और रेसिडेंस देता है जो कि पुलिस ऑफिसर को रीज़न टू बिलीव है कि वो फॉल्स है, उसे अरेस्ट किया जाएगा बाय सच ऑफ एन ऑर्डर दैट हिज नेम एंड रेसिडेंस में बी असर्टेन।
और पुलिस ऑफिसर से अरेस्ट कर सकता है जिससे उसका नेम और रेसिडेंट पता चल सके। When the true name and residence of such person have been ascertained, he shall be released on bond or bail bond to appear before a magistrate as so required। मतलब जैसे ही उसका नेम और रेसिडेंस आपको पता चल जाए तो उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा बेल और बेल बॉन्ड के थ्रू, और उसे बोल दिया जाएगा कि जब भी मैजिस्ट्रेट आपको बुलाएंगे तो आपको अपेयर होना पड़ेगा। प्रोवाइडेड सच पर्सन इज नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया, द बेल बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय श्योरिटी एंड श्योरिटी इज रेसिडेंट इन इंडिया। अगर वो पर्सन रेसिडेंट नहीं है इंडिया का तो जो बेल बॉन्ड है वो सिक्योर किया जाएगा उन श्योरिटीज़ के द्वारा जो कि इंडियन रेसिडेंस है। इफ़ ट्रू नेम एंड रेसिडेंस ऑफ सच पर्सन इज नॉट एसरटेन्ड विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में भी उसने सही नाम और पता अपना नहीं बताया और वो फेल हो जाता है बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने में और श्योरिटीज़ को फर्निश करने में, तो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को जिसकी जुरिस्डिक्शन है। तो ये एक जनरल रूल का एक्सेप्शन है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है, बट इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं किया जा सकता। इसमें नेम और रेसिडेंस के लिए उसे अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट, ये आपका बताया गया 40 में। एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब सिंपल वर्ड्स में ये बोलता है कि कोई भी प्राइवेट पर्सन जिसके प्रेजेंस में कोई पर्सन या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है या नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है या तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो उसको वो प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। बस एक रिक्वायरमेंट इसमें ऐड कर दी गई है कि 6 आवर्स के ड्यूरेशन में उसे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास प्रेजेंट करना पड़ेगा, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। इफ़ देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव, अगर पुलिस ऑफिसर को रीज़न होता है कि इसने वो ऑफेंस कमिट किया जो कि सेक्शन 35(1) में एम्पावर करता है उस पुलिस ऑफिसर को विदाउट वारंट के अरेस्ट करने के लिए, तो उसे वो अपनी कस्टडी में ले लेगा और ये अरेस्ट कर लेगा। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इस पर्सन ने कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया गया है और वो पुलिस ऑफिसर से डिमांड करता है कि अपना नेम और रेसिडेंट दे दो, और अगर वो नेम और रेसिडेंस नहीं देता या वो नेम और रेसिडेंट जो देता है वो पुलिस ऑफिसर को फॉल्स लगता है, तो वो प्रोविजंस के अंदर डील होगा सेक्शन 39 में। मतलब जब तक नेम एंड रेसिडेंस उसका एसरटेन नहीं होता तब तक उसे रिलीज़ नहीं किया जाएगा। अगर पुलिस ऑफिसर को कोई भी सफिशिएंट रीज़न नहीं लगता है तो उसे हाल की हाल रिलीज़ कर दिया जाएगा उस पर्सन को, बस। अब इसमें बात की है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। सेक्शन 41 बोलता है व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल within his local jurisdiction, he may himself arrest or order any person arrest the offender and thereupon subject to the provisions herein contained as to commit the offender to custody। मतलब मैजिस्ट्रेट साहब अगर अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में किसी को ऑफेंस कमिट करते हुए देखते हैं तो वो भी अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस यही सब चीज़ें हैं इसमें। प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट, मतलब किसी भी आर्म फोर्सेस के मेंबर को अरेस्ट नहीं किया जाएगा विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 42 आपको बात करता है। तो गाइस सॉरी टू से, मुझे ऐसा लगा था कि मैं इस वीडियो को एक बार में कंप्लीट कर दूंगा, बट ये हो नहीं पा रहा है। तो अपन जो सेक्शन 43 है उसे अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। आई नो इस क्लास का ऑब्जेक्टिव था कि एक बार में BNSS को कंप्लीट करना है, बट अभी नहीं हो पा रहा है, तो मैं रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लूँगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो या कमेंट करते हो, अगर आपको वीडियो पसंद आए, और शेयर करते हो, अगर इस पर जैसे भी व्यूज़ आएंगे तो उसके बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे को फर्दर कोई वीडियो बनाना है या नहीं बनाना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप इस वीडियो को देखिए, अगर कोई भी डाउट फिर भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, एंड अगर इस पर 100 लाइक्स भी आते हैं तो मैं इस वीडियो के फर्दर और भी ज़्यादा पार्ट्स बनाऊँगा, जो कि मैं 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर दूँगा। एंड एक और चीज़, अगर आपको इस चैनल की रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू सो मच।